So students, today we'll continue with the D and F block elements. Today we'll continue with the color in the D block elements and बहुत मीन्स जो ये चैप्टर है आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, और इसमें आपको बस बहुत स्मॉल पॉइंट्स को पकड़ना है और आपको इसमें इस चैप्टर में कुछ 5-6 टॉपिक्स ही हैं या 5-6 पॉइंट्स हैं, केवल वो कर लेने हैं। उसके बाद आपको आंसर अपने आप ही आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक तो 3D सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स आने चाहिए और उनका नंबर क्या है। दोबारा लिखता हूँ मैं, एक बार बहुत बार लिख चुका हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। और नंबर इनके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अगर ये आता है तो आपका ये मान लो जो कि आपका चैप्टर हाफ केवल आप तभी कर सकते हो, आपको छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। तो जैसे कलर की बात आई तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में वो सब एलिमेंट्स और वो आयोन्स, देखो यूजुअली वैसे इसमें आयोन्स आएंगे, भी बात करता हूं मैं, वो आयोन्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों वो सब कलर शो करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर आपके पास एक स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयोन है और एक आपके पास Mn2 पॉजिटिव आयोन है, तो इसमें से एक आयोन कलर्ड है और एक कलरलेस है, कैसे पता लगेगा? अब देखो, जब आपके पास आयोन दे दिया है, अब फर्स्ट देखो स्कैंडियम, ये रहा स्कैंडियम, ठीक। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में है, एक d में है, कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ का 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए s के और d का भी चला गया, तो यानी कि यहाँ क्या हो गया? d0, यानी कि d के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई इट विल बी कलरलेस। अब बात करते हैं मैग्नीज की, ये रहा मैग्नीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s2 और क्या है यहाँ Mn2 पॉजिटिव, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर वाले। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब देखो D में अगर 5 है कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी अनपेयर्ड हैं, यानी कि ये हाईली मींस ये क्या होगा? आपका कलर्ड होगा और हाईली पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, ही कर चुके हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका, बट यहाँ पर क्या है? ये हाईली कलर्ड होगा नेचर में, ठीक है। ऐसी मैं बात करता हूँ, अगर अभी एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, कोई खास यहाँ क्वेश्चन है नहीं है। आपके पास एक दिया हुआ है Zn2 पॉजिटिव, एक दिया हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव, बताओ इसमें से एक कलर्ड है और एक कलरलेस है, तो क्या होगा? तो वेरी सिंपल, देखो जिंक लास्ट एलिमेंट है जिसके D में 10 होते हैं, 3d10, और S पूरा भरा होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब Zn2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D में कितने हैं? 10। अब देखो D में 10 कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, ये कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होगा। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव में देखो D में 9 आएंगे, तो 9 पे क्या होगा? देखो बड़ा कर लेते हैं इसको, अगर ये 9 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये आपका कलर ये अपना कलर शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो कलर शो करेगा, अदरवाइज कलर नहीं होगा। आपको सिंपल इसी पे चलना है और क्वेश्चन कम ही आएगा कि रीजन क्या है। यूजुअली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई ऐसे आयन्स दिए होंगे, पूछ लेगा उनमें से। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास मतलब कि प्रीवियस ईयर में कि जिंक के सोल्ट, Zn2 पॉजिटिव के सोल्ट कलरलेस क्यों है? अब देखो
अगर आपको नहीं भी पता तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बड़ा इजीली आइडिया लगा सकते हो कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज कलरलेस। ना ही पता हो तब भी, क्योंकि कंसेप्ट ही यही है और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं। तो सिंपली अगर वो कह रहा है कि कलर्ड क्यों है तो आप बताओगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको सब कुछ आता है तो वहाँ एक्सप्लेन कर दो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और इतने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज कलर्ड। अगर पता है, वो पूछ रहा है कि वाई इट इज कलरलेस, तो ये बात तो फिक्स होगी कि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, कितने पेड़ हैं, वो सब आप दिखा दो। यूजुअली क्या होता है, जिंक, एक तो जिंक के 2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, या फिर बात करूं टाइटेनियम +4, क्योंकि देखो डी में कितने 2, एस में 2, ये भी कलरलेस होगा। टाइटेनियम +4 वाला भी क्या होगा, अनपेयर। इसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा D4 में, क्योंकि टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन D में हैं और 2 ही S में, 4 चले गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दैट्स व्हाई इट विल बी कलरलेस। तो ये कलरलेस होंगे। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास नहीं आता है, ठीक। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ सी, देखो मैग्नेटिक बिहेवियर 2 टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरा एंड डायमैग्नेटिक। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ना हो उन्हें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोल देते हैं। अब कैसे होता है पहले समझ लेते हैं, ऑल्दो ये आपके पास सिलेबस में नहीं है, ये एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट था मैग्नेटिक वाला, उसमें था, वो यहाँ से डिलीट है, बट समझना ज़रूरी है ताकि आप कंसेप्ट को याद रखो और समझो भी। देखो जैसे पता है हमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड हो गया ये। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। अब जब देखो पता है हमें ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड अगर आपने ऑर्बिटल के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दिया, बिकॉज इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला मैग्नेटिक बिहेवियर इस वाले मैग्नेटिक बिहेवियर से कैंसिल आउट और नेट रिजल्ट 0, यानी कि इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक, पैरेलल पैरामैग्नेटिक, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो जरा ध्यान रखना है, वेरी इजी। विच आर पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक इन विच एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड होंगे। अब इसी कंसेप्ट पे चलना है आपने। मैं अभी यहाँ पर इसको सोल्व कर लेता हूँ। जैसे अब मैं बात करूँ अगर कि आपके पास दिया हुआ है, एक तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, चलो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। तो स्कैंडियम के पास देखो डी में हम कब कर चुके हैं, 3 पॉजिटिव का मतलब डी में से इलेक्ट्रॉन एक चला गया, 2 गए इसमें से, डी में 0, तो इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। इट विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है बट अनपेयर्ड भी नहीं है, तो मेन बात क्या हुई, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड। ये क्या होगा, इट इज डायमैग्नेटिक। बट Mn2 पॉजिटिव में क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाईली पैरामैग्नेटिक, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। अब पूछ सकते हैं
जैसे कि आपके पास मान लो यहाँ पर दिया हुआ हो, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, Mn3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा, दोनों ही Mn3 एंड कॉपर 3 पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो देखो Mn में क्या होता है, Mn में होगा 3d5 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो Mn3 पॉजिटिव में कितनी होगी, 2 गए S में से, एक गया D में से, D4। अब D5 तक तो जितने आए सब अनपेयर्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s1, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्या होगा, 1 गया S में से एंड 2 गए D में से, D3। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड हैं, इसके पास 4 अनपेयर्ड हैं, दैट्स वाई Mn3 पॉजिटिव विल बी मोर paramagnetic, it will be more paramagnetic और it will be attracted more towards the magnetic field। ठीक, और यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन, ऑल तो चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के, बट फिर भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n+2 अंडर रूट n इंटू n+2। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मान लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर 3 हैं, जैसे क्रोमियम में 3 थे, 3 इंटू 3+2, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का क्या निकलेगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो होगा, देखो भाई 3+2 5 इंटू 3 15, तो 15 का अंडर रूट आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3.9 लिख सकते हो, क्योंकि 16 का अंडर रूट होता 4, तो 3.9 काम चल जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से बिहेव कर डील करना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट बेसिस पर है, आप आराम से भी करोगे। ये चैप्टर हार्डली मीन्स रिवीजन करने पर, अगर पहली बार आपने समझ लिया है तरीके से, वीडियोस को तरीके से देखा हुआ है, तो हार्डली विद इन 1 आवर आप इसको रिवाइज कर सकते हो। मीन्स ये एक तरीके से बहुत प्रोडक्टिव आपका चैप्टर है अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। अब इसके बाद हमें देखो चलना पड़ेगा आगे कैटालिटिक बिहेवियर के ऊपर। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने इन हाइड्रोजिनेशन हम निकल, कैडमियम नहीं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इसका यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। इसके अलावा कॉपर भी हम यूज़ कर लेते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में, क्रोमियम भी यूज़ करते हैं, निकल तो ले लिया हमने, क्रोमियम भी। तो इस तरीके से बहुत सारे, इवन मोलिब्डेनम जो है प्रोसेस में होता है। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जिन्हें हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ हमें बस इतना ही बताना है, इससे ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा कि वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, कि ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों है। उसका सिंपल सा ये रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है हमें कि n और s के बीच में एनर्जी गैप कम है ड्यू टू द लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द n एंड s ऑर्बिटल, d एंड s ऑर्बिटल। The d block elements show variable oxidation state, and due to these variable oxidation state they form intermediate, they make highly stable intermediate, और वो इंटरमीडिएट जो है वो कम एनर्जी में बनेंगे। कौन बनाएगा, कैटलिस्ट। तो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये बनाते हैं इंटरमीडिएट, तो एक इस वजह से ये एनर्जी कम कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास अब तो वैसे रहा नहीं, ये वहाँ पर था सरफेस केमिस्ट्री में, ये टॉपिक था पहले, अभी इस साल निकाल दिया गया है, क्योंकि देखो इनका साइज़ बड़ा होगा, डी और एफ ऑर्बिटल इनमें इंक्लूड होते हैं। साइज़ बड़ा होने की वजह से ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट कैन एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस पे होगा, एड्जॉर्प्शन होगी, नॉट द एड एड्जॉर्प्शन। ड्यू टू द लार्ज साइज लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल एड्जॉर्ब ऑन देयर सरफेस, इसी वजह से ये गुड कैटलिस्ट हैं। तो दो बातें बस, आपको इस बाकी नहीं जाना है बहुत डिटेल में, ना कोई क्वेश्चन बनता है ना कोई आपका स्कोप से बाहर है कुछ ऐसा है, तो सिंपल ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको लास्ट टाइम पहुंच गया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का,
तो ये गुड कैटलिस्ट हैं, वेरिएबल, फालतू कुछ नहीं, आपको इससे एक्स्ट्रा लिखना भी नहीं है, पता भी हो, जस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लार्ज साइज ऑफ द एलिमेंट, दैट्स वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब कैटलिस्ट के बाद हमें मूव करना है टूवर्ड्स अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड आउट ऑफ दैट वन इज अलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छे अलॉय बनाते हैं। देखो आपका जो स्टील है, अब स्टील में कार्बन तो होता ही है चलो, बट उसके साथ में क्रोमियम, निकल, जिंक, इस तरीके से हम आयरन के अंदर ऐड करते हैं। अब आयरन भी मेन पार्ट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। जिंक ऐड करते हैं, क्रोमियम ऐड करते हैं, मोलिब्डेनम ऐड करते हैं। ठीक है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉय कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, देखो जरा समझना। ऑल्दो आंसर इसका एक लाइन में ही है, बट समझ जाओ तो कभी भूलोगे नहीं। अब होता क्या है, मान लो ये आयरन है और इसको हमें बनाना है क्या, अलॉय। अलॉय का मतलब इसका स्टील में कन्वर्ट करना है इसको। अब ये सभी एटम किसके हैं, पहले तो हमने आयरन ले लिया, ये सब आयरन के एटम्स हैं। अब मान लो मुझे इसमें क्रोमियम ऐड करना है, तो अगर ये एटम को मैं बाहर निकाल दूँ आयरन के और यहाँ क्रोमियम को ले आऊँ, फिर हम ऐसे ही यहाँ मोलिब्डेनम को ले आऊँ, यहाँ निकल ले आता हूँ, तो क्या होगा, अब अगर तो जो एटम यहाँ पर इसको रिप्लेस करने वाला है उसका साइज आयरन के जैसा ही है, या निकल का साइज भी आयरन जैसा है, या क्रोमियम का साइज भी इसके जैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका सॉलिड जो बनेगा सॉलिड, उसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हमने मान लो एक वॉल बनानी है, दीवार बनानी है और उसके अंदर ब्रिक्स या ईंटें लगानी है। अगर सभी ईंटें, मतलब कि आपने क्या किया, पहले एक वॉल बना दी, अब उसमें से एक ब्रिक बाहर निकाल करके आपको कोई और ब्रिक लगानी है, चाहे वो ब्रिक आयरन की ही क्यों ना हो, स्टेबिलिटी देने के लिए। लेकिन अगर वो आयरन की ब्रिक, जिस ब्रिक को बाहर निकाला है, जिसको रिप्लेस कर रही है, उससे साइज़ बड़ा या छोटा है या उससे मैच नहीं करता, तो आपकी वॉल क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, बीच में स्पेस रह जाएगा। तो कौन मीन्स विच टाइप ऑफ ब्रिक, मीन्स किस साइज़ की ब्रिक इसको ईजिली रिप्लेस करेगी, जिसका साइज़ वही वैसा ही हो, तो उससे क्या है, आपकी वॉल स्ट्रॉन्ग भी बनेगी और मतलब बन भी जाएगी तरीके से। अब यहीं पर सेम केस है, क्या होता है, देखो हम पढ़ चुके हैं कि ड्यू टू द लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू द लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड कंट्रैक्शन, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सीरीज, 3D सीरीज, सेकेंड सीरीज, 4D, 5D, 6D, इन सब के सब साइज में सिमिलरिटी होती है। अब जब आप सभी के सभी एलिमेंट के साइज की सिमिलरिटी हो गई, तो आपने किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में मिक्स कर दिया, तो उसके एटम्स जो हैं एक दूसरे को बड़े ईजिली रिप्लेस कर देते हैं। तो वहाँ जो लैटिस बनता है, लैटिस जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर से वर्ड आया है कि सॉलिड में कैसे पॉइंट्स, मतलब कैसे कैसे एटम जुड़े हुए हैं, तो जो लैटिस बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप, मैं आऊँ क्वेश्चन और इसके आंसर पर, बस यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बस समझाया था मैंने आपको। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉय, और उसका आंसर ये रहेगा, ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड व्हाई देयर इज सिमिलरिटी, बिकॉज ऑफ द लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यही रहेगा, ड्यू टू द लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड कंट्रैक्शन देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे शो द फॉर्मेशन ऑफ द अलॉय। तो यहाँ पर अलॉय बन जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे एटम को बड़ा इजीली रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब अलॉय के बाद हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और ये आपने +1 में भी किया हुआ है और सेम ही कंसेप्ट है, कोई अलग कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। बस वहाँ था हमारे पास डी हाइड्रोजन के लिए, सेम केस यहाँ, और बिल्कुल वो वहाँ पर भी डी और एफ का ही हमने मेंशन किया था कि डी एंड एफ ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना रहे थे।
तो हमने वहाँ बात की थी कि जो d और f ऑर्बिटल है ना, उनका जो एटम, जो उनके एलिमेंट्स हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होने की वजह से उनके जो इंटरस्टिशियल स्पेस हैं वो भी लार्ज होंगे, तो उसमें स्मॉल एटम्स जो हैं वो आ जाते हैं। मैं एग्जांपल दूं, अगर जैसे हमारे पास मान लो आपने क्या किया कि फ्लोर के ऊपर किसी भी कहीं पर भी एक फ्लोर है, आपने वहाँ बहुत सारी फुटबॉल को बिल्कुल क्लोजली पैक कर दिया, कोई जगह नहीं बची फुटबॉल्स को पैक करने के बाद। अब आप उस फुटबॉल के जो गैप बचता है, गैप तो बचेगा क्योंकि फुटबॉल जो है स्फेरिकल शेप है, आप उसमें चाहो तो एक स्मॉल टेनिस बॉल को फिक्स कर सकते हो जाएगी। बट अगर आप सारी की सारी टेनिस बॉल ही नीचे बिछा दो और उसमें किसी दूसरी टेनिस बॉल को फिक्स करो, नहीं होगी, क्योंकि टेनिस बॉल के जो गैप है वो बड़ा जो कम होगा, क्योंकि टेनिस बॉल का साइज़ भी कम है। ऐसे ही जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका साइज़ लार्ज है, तो लार्ज साइज़ होने की वजह से इस इंटरस्टिशियल मीन्स वैकेंट स्पेस, जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, they can occupy and will make the interstitial compound. So why the transition elements make interstitial compound? The reason is because of the large size, there is a large vacant interstitial or vacant space and they form the इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो लार्ज स्पेस है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दे शो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक, और अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है, दैट आर द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स या ऑक्सो अनायोन्स, ऑक्सो अनायोन्स। और इसमें सबसे फेमस पता क्या है आपके पास? मैग्नीज। जैसे देखो MnO, MnO2, Mn2O3, Mn3O4, MnO4, ठीक, नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। ठीक, अब देखो इवन Mn2O7 भी ले सकते हो, बात करो तो सेम ही जाएगी, Mn2O7 ले लेते हैं यहाँ पर, इसकी जगह बात तो एक ही होगी, Mn2O7। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो एक ही बनेगा कि इनकी जो ये आपके पास ऑक्साइड्स हैं अनायंस के, इनका एसिडिक बिहेवियर, और मैं पी ब्लॉक में कर चुका हूँ, जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है। सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड हमेशा बेसिक होगा, सबसे लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड हमेशा एसिडिक होगा, और बीच वाले एम्फोटेरिक होंगे, दोनों एसिडिक भी बेसिक भी। बट एसिडिक करैक्टर लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। अब एक देखो यहाँ कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट एमन की? 2, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, +4, यहाँ देखो 6 + 3, यहाँ पर 8/3, 8 आ गया, 6 3, यहाँ पर 7। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ। सबसे हाई कहाँ है? यहाँ। यानी कि ये प्योरली बेसिक है, ये एसिडिक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखो इससे हाई इसकी होगी, उससे हाई इसकी, ठीक है ना, सॉरी, उससे हाई इसकी, देन इसकी, उससे हाई इसकी, और सबसे हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है। और बाकी अगर इनको आपने इंक्लूड करना हो तो इनको आप बना सकते हो क्या? एम्फोटेरिक। बीच वाले एम्फोटेरिक और ये एक्सट्रीम वाले बेसिक या एसिडिक। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, आपको ये लिखना है, देखो क्वेश्चन का अगर आता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ दिस एंड दिस या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यू विल राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स डिपेंड ऑन द oxidation state. As the oxidation state increases, the acidic strength also increases. That's why MnO is basic in nature and Mn2O7 is acidic in nature. अगर अनायन की बताई तो देखो ये ऐसे ही होगा, MnO4 नेगेटिव, इसमें भी +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज ऑल्सो हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक,
अब एक दो टॉपिक और रह गए हैं, देन विल फिनिश विद दिस टॉपिक। मीन्स अभी 2 टॉपिक करने के बाद हमारा पूरा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम 2, मे बी 1 और 2 वीडियोस में ये आपका चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। और नेक्स्ट जो आपके पास बचेगा इसके बाद ओनली डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बचेंगे, इनर ट्रांजिशन। और इसके देखो डी और एफ के बीच में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उनको भी देख लेना, नोट्स में भी दिए हुए हैं, और अलग से जो है आपके पास प्रीवियस ईयर है वो तो है ही है। ठीक, चलो भाई, इसके बाद देखो आपके पास जो बचता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो ये हम पढ़ चुके हैं +1 में भी कि इन द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक एलिमेंट जिसकी उसी की ऑक्सीडेशन भी होगी एक एलिमेंट की, और दैट सेम एलिमेंट दैट विल शो द रिडक्शन ऑल्सो। तो एक ही एलिमेंट की दोनों ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, इसे हम बोलते क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मींस ऑक्सीडेशन ना तो मींस बीच की हो, ना तो लास्ट की हो सबसे हाई हो, ना ही सबसे कम हो, तो जो बीच वाली होगी। अब देखो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि Mn3 पॉजिटिव, तो ये Mn3 पॉजिटिव कहाँ तक जा सकता है? Mn+7 तक, क्योंकि मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 है। और ये कहाँ तक डिक्रीज हो सकता है? Mn2 पॉजिटिव तक। तो ये क्या शो करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन। वाई? Mn3 पॉजिटिव विल शो डिसप्रपोर्शनेशन बिकॉज इन दिस द आयन इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विल शो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दैट्स वाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, और बस अब आपके पास एक छोटा सा एक क्वेश्चन है रिएक्शन वाला, वो लेकर के मैं इस डी ब्लॉक चैप्टर को, मैं इस चैप्टर तो नहीं, इस सेगमेंट को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि व्हाट विल हैपन व्हेन MnO2 इज रिएक्टेड विद द HCl। अब जरा ध्यान देना, HCl क्या है? एसिड। और Mn का कोई भी कंपाउंड हो, मैग्नीज का कोई भी कंपाउंड हो, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड ही बनाता है। +2 स्टेट। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? 4। तो +2 का बनाएगा कैसे? देखो एक तो बना देगा यहाँ पर ये MnCl2। ठीक है, MnCl2 बनेगा। एक यहाँ पर Cl2 गैस भी रिलीज होगी, और देखो O और H हो गए तो वाटर भी यहाँ से रिलीज होगा। एंड इट इज द रिएक्शन। पूछ सकता है कि विच गैस रिलीजेज व्हेन द Mn2 रिएक्ट्स विद HCl, Cl2 गैस रिलीज होगी। क्या बनेगा? MnCl2 बनेगा, Cl2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी के साथ हमने यहाँ पर इस चैप्टर का एक सेगमेंट ख़त्म कर दिया है। ऑल्दो ये सेगमेंट अबाउट 75% के आसपास का है इस चैप्टर का। तो 25% जो पोर्शन बचा हुआ है वो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिसमें लेंथेनोइड और एक्टेनोइड्स होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट एंड विल कंप्लीट, होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो लोन विल फिनिश दिस चैप्टर। सो इन मीन्स मैक्सिमम 4 videos we are going to complete this chapter. Okay, thank you.